नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सीमांत एवं अवशोषण लागत। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का। इस क्वेश्चन में एक निर्माता 3 प्रकार के खिलौने बनाता है, ए, बी और सी। इनकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 4 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये। लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। सेल्स प्राइस है तीनों खिलौनों का 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये। और जो प्रोडक्शन किया गया है वह है 1000 ए का, बी का 1000 इकाइयाँ और सी की 2000 इकाइयाँ। ये जो तीनों खिलौने हैं ये एक ही कारखाने में जो है निर्मित किए जा रहे हैं। और जो कुल उपरिव्यय आ रहे हैं, मटेरियल और लेबर डायरेक्ट कॉस्ट है, तो प्रत्येक खिलौने के लिए अलग अलग आएगी कारखाने में। और कारखाने की जो कुल उपरिव्यय हैं वे है 6000 रुपये। और इन 6000 रुपये में से 25% भाग स्थायी है एवं शेष परिवर्तनशील है। सीमांत लागत एवं अवशोषण लागत विधि के आधार पर लाभ एवं लागत विवरण पत्र तैयार कीजिए। तो पहले हम जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत। मार्जिनल कॉस्टिंग 3 प्रकार के खिलौने हैं, ए, बी और सी। इन तीनों का विक्रय मूल्य है, सेल्स उत्पादन हुआ है 1000 इकाइयाँ, बी का भी 1000 इकाइयाँ है और सी का है। इनको उत्पादन को यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रोडक्शन इन यूनिट्स। 1000 इकाइयाँ, 1000 इकाइयाँ और 2000 इकाइयाँ। टोटल जो हुआ है, टोटल प्रोडक्शन है 4000 इकाइयों का। सेल्स प्राइस अलग अलग दिया हुआ है पर यूनिट। ए जो खिलौना है उसका सेल्स प्राइस है 10 रुपया प्रति इकाई। तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। बी का जो विक्रय मूल्य है 15 रुपये प्रति इकाई, तो 1000 इकाइयों का विक्रय मूल्य आएगा 15,000 रुपये। और सी का जो विक्रय मूल्य है 20 रुपये प्रति इकाई, तो 2000 इकाइयों का आएगा 40,000 रुपये सेल्स आएगी टोटल। इनका अगर टोटल कर लिया जाए तो आता है 65,000 रुपये तीनों का विक्रय मूल्य। एक ही कारखाने में एक ही निर्माता द्वारा ये उत्पादित किए जा रहे हैं, खिलौने बनाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, तो टोटल सेल्स आएगी 65,000 रुपये। सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत हम जो है लाभ ज्ञात कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि सीमांत लागत लेखांकन में लाभों को ज्ञात करने के लिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई जाती है और फिर जो राशि आती है वह कंट्रीब्यूशन कहलाती है। और फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं, तब जो राशि प्राप्त होती है वह प्रॉफिट कहलाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट है एक तो मटेरियल की, एक लेबर की। मटेरियल है ए के लिए 4 रुपये प्रति इकाई मटेरियल की कॉस्ट है, तो 1000 इकाइयों के लिए 4000। लेबर की कॉस्ट है 3 रुपये प्रति इकाई। ए के लिए लेबर कॉस्ट है 3 रुपये प्रति इकाई, तो 1000 इकाइयों के लिए 1000 इकाइयाँ जहाँ प्रोडक्शन हुई है, उत्पादन हुआ है, तो 3000 रुपये लेबर की कॉस्ट आ गई। इसी प्रकार बी का अगर हम देखें तो मटेरियल कॉस्ट आती है 5000 रुपये और लेबर की कॉस्ट आती है 4000 रुपये। प्रोडक्शन यूनिट्स को इनसे गुणा किया जा रहा है जो पर यूनिट कॉस्ट है उससे। मटेरियल कॉस्ट सी की है 6 रुपये प्रति इकाई, 2000 इकाइयों का उत्पादन हुआ तो 12,000 रुपये। और लेबर कॉस्ट है 5 रुपये प्रति इकाई, तो 2000 इकाइयों से 2000 इकाइयाँ उत्पादित की और 5 रुपये प्रति इकाई लेबर कॉस्ट आई, तो टोटल लेबर कॉस्ट आ रही है 10,000 रुपये। अगर इनका टोटल कर लिया जाए
12 और 5 17, 17 और 4 21, 21,000 रुपये, और ये आ रहा है 17,000 रुपये आ रही है टोटल लेबर कॉस्ट। इनके लिए अलग अलग कॉलम बना देंगे। अब जो कुल उपरिव्यय दिए गए हैं, कुल उपरिव्ययों में कहा गया है कि इसका 25% भाग, 6,000 रुपये कुल उपरिव्यय हैं, ये अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, इनका 25% भाग जो है स्थायी है एवं शेष परिवर्तनशील है। तो जो कुल उपरिव्यय हैं, कुल उपरिव्यय में से 6,000 इंटू 25% इसका है स्थायी भाग है, तो 6,000 का 25% आता है 1,500 रुपये, तो ये तो स्थायी है। और जो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं वे हैं 6,000 का 75%, 6,000 का 75% आता है 4,500 रुपये। तो ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में कि कुल उपरिव्ययों में से 25% स्थायी है, यानी कुल उपरिव्यय 6,000 है, 6,000 का 25% 1,500 रुपये स्थायी है और 6,000 का 75% 4,500 रुपये परिवर्तनशील उपरिव्यय है। हम यहाँ पर प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं सीमांत लागत लेखांकन विधि से। तो सीमांत लागत विधि से जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो हमको सेल्स में से जो है वेरिएबल कॉस्ट घटानी है। तो वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल और लेबर तो हम ज्ञात कर चुके हैं, साथ ही साथ ये जो परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं ये भी हमको जो है लेने पड़ेंगे, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में शामिल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि उपरिव्ययों का विभाजन उत्पादित इकाइयों के आधार पर किया जाना है। क्वेश्चन में लिखा है उपरिव्ययों का विभाजन उत्पादित इकाइयों के आधार पर किया जाना है। तो उपरिव्ययों का विभाजन उत्पादित इकाइयों के आधार पर किया जाना है। वेरिएबल कॉस्ट में जब हमने मटेरियल और लेबर की कॉस्ट ले ली तो अब हमको जो है परिवर्तनशील उपरिव्यय भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, अब ये वेरिएबल ओवरहेड्स जो 4,500 है वो कुल हैं, टोटल हैं, यानी कि कारखाने के टोटल उपरिव्यय हैं 4,500 रुपये। और ए, बी और सी में इनका विभाजन करना है और क्वेश्चन में दिया गया उपरिव्ययों का विभाजन उत्पादित इकाइयों के आधार पर किया जाना है। तो ए के लिए परिवर्तनशील उपरिव्यय कितने होंगे? 4,500 उपरिव्यय है, 4,500 रुपये के परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं, टोटल इकाइयां हैं 4,000 और ए खिलौने की जो इकाइयां उत्पादित की गई हैं वो 1,000। इसी प्रकार टोटल उपरिव्यय हैं, जो टोटल परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं कुल वो 4,500 है और जो टोटल इकाइयां हैं वो 4,000 हैं और बी की जो 1,000 उत्पादित इकाइयां हैं उनके लिए ज्ञात किया जाएगा इस सूत्र के द्वारा। इसी प्रकार सी के लिए 4,500 है, टोटल 4,000 इकाइयों के लिए, सी की उत्पादित इकाइयां हैं 2,000। तो जब हम ज्ञात करते हैं 4,500 को डिवाइड किया 4,000 से और 1,000 से गुणा किया तो यहाँ पर जो परिवर्तनशील उपरिव्यय ए के लिए आते हैं 1,125 रुपये, बी के लिए भी आएंगे 1,125 आएंगे और यहाँ पे ये आएंगे 2,250 आएंगे सी के लिए। तो 1,125, 1,125 और 2,250 ये टोटल हमारे परिवर्तनशील उपरिव्यय हमने विभाजित कर दिए। अब जो टोटल कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की इकाइयों की, इसकी आ रही है 8,125, 10,125, ये आएगी 24,250 और जो टोटल कॉस्ट आ रही है 21 और 17 38,000 और ये 42,500, 42,000 31, 38 और हाँ ये 42,500 आएगी।
तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ए के लिए आ रही है 8,125, बी के लिए आ रही है 10,125 और सी के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 24,250 मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत। इसको बी लिख देंगे और सेल्स को हम मान लेंगे ए है ये। अब जो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी, यानी सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो है राशि ज्ञात होगी वो होगी कंट्रीब्यूशन की। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है स्थायी उपरिव्यय वो हम टोटल एक साथ ही घटाते हैं और ये तीनों इकाइयाँ एक ही कारखाने में एक ही उत्पादक द्वारा निर्मित की जा रही है। तो टोटल सेल्स ले ली 65,000 की, टोटल सेल्स में से ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है तीनों उत्पादों की 42,500, ये हम माइनस कर देंगे। तो 65,000 माइनस 42,500, 65,000 में से 42,500 माइनस किया तो ये आता है 22,500। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 22,500 और फिक्स्ड कॉस्ट हम लेस कर देंगे कंट्रीब्यूशन में से, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट है जो स्थायी उपरिव्यय है वे हैं 1,500 रुपये के। अब इन 1,500 को विभाजित नहीं किया जाएगा क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि सीमांत लागत लेखांकन में स्थायी उपरिव्ययों को जो है उत्पादित इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जाता। इसलिए इन स्थायी व्ययों को जो उत्पादन इकाइयां हैं ए बी सी इन पर आवंटित नहीं किया जाएगा। जो टोटल आ रहा है कंट्रीब्यूशन उसमें से सीधा इसको घटाया जाएगा। तो यहाँ पर इन ए बी सी में इन 1,500 को आवंटित नहीं किया जाएगा। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 22,500 में से 1,500 जो है स्थायी व्यय घटा दिए जाएंगे और जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 21,000 रुपये। तो ये तो हमने ज्ञात किया मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत जो उत्पाद की लागत आ रही है वो आ रही है ए की आ रही है 8,125, बी की आ रही है 10,125 और सी की आ रही है 24,250। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट आ रही है ए, बी और सी की, ए की आ रही है 8,125, बी की आ रही है 10,125 और सी की आ रही है 24,250 रुपये, ये कॉस्ट आ रही है। अब इसी क्वेश्चन को हम हल करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से। तो हल करके देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने बात करी थी कि पहले उत्पाद की कुल लागत ज्ञात की जाती है और फिर जो कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट है उसको सेल्स में से घटाया जाता है और जो राशि ज्ञात होती है वो प्रॉफिट होती है। और जो स्थायी व्यय हैं उनको भी उत्पादित इकाइयों पर जो है बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत हम लागत ज्ञात करते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं और फिर उस टोटल कॉस्ट को जो है सेल्स में से घटाया जाता है। देखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत हम कैसे जो है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाया जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोडक्शन है 1,000 इकाइयाँ, 2,000 इकाइयाँ, टोटल प्रोडक्शन है 4,000 और जो सेल्स है वो 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का और ये जो टोटल सेल्स है ये भी 65,000 रुपये का आएगा। अब हम देखते हैं कॉस्ट। तो मटेरियल, लेबर, ये दोनों कॉस्ट तो सेम रहेगी, ये दोनों कॉस्ट सेम रहेगी। तो मटेरियल की 4,000, 3,000, 5,000 मटेरियल कॉस्ट, 4,000, 12,000, 10,000, यह आएगा 21,000 मटेरियल कॉस्ट, यह आएगी 7 और 10 17,000।
मार्जिनल कॉस्टिंग और जो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी कि सीमांत लागत और अवशोषण लागत में मुख्य रूप से अंतर यही है कि अवशोषण लागत में स्थायी व्ययों का अवशोषण कर लिया जाता है उत्पादित इकाइयों द्वारा, यानी जो स्थायी व्यय हैं उनको भी उत्पादित इकाइयों पर आवंटन कर दिया जाता है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्थायी व्ययों को कॉन्ट्रीब्यूशन में से वसूल किया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से घटाया जाता है और फिर है प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। स्थायी व्ययों को जो है उत्पादित इकाइयों पर आवंटित नहीं किया जाता, उत्पादित इकाइयों द्वारा स्थायी व्ययों का जो अवशोषण नहीं किया जाता सीमांत लागत में। बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ मटेरियल और लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सेम आएगी जो पहले आ रही थी सीमांत लागत लेखांकन में। अब हम ओवरहेड्स की बात करें। ओवरहेड्स, तो ओवरहेड्स में पहले तो है वेरिएबल। यहाँ लिखा है ऊपरी व्ययों का विभाजन उत्पादित इकाइयों के आधार पर किया जाना है। तो इसी प्रकार जैसे हमने सीमांत लागत लेखांकन में परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों का विभाजन किया था, उसी प्रकार जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों का विभाजन कर देंगे उत्पादित इकाइयों के आधार पर। तो वेरिएबल जो ओवरहेड्स हैं वो 1125, 2250 और जो टोटल आएगा 4500। अब जो स्थायी व्यय हैं, हमने सीमांत लागत लेखांकन में स्थायी व्ययों को जो है विभाजित नहीं किया था उत्पादित इकाइयों के आधार पर, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अवशोषण लागत विधि में स्थायी व्ययों को भी उत्पादित इकाइयों के आधार पर विभाजित करना होगा। तो ए, बी और सी तीन प्रकार के खिलौने हैं। टोटल स्थायी व्यय हैं 1500 जिनको 4000 पर विभाजित करना है, और ए द्वारा ए की उत्पादित इकाइयाँ हैं 1000। 1500 के स्थायी व्यय हैं जिनको 4000 इकाइयों पर विभाजित करना है, और बी द्वारा उत्पादित इकाइयाँ हैं 1000। सी में भी जो है उत्पादित इकाइयाँ हैं सी की 2000। अगर हल किया जाए तो 1500 बट्टे 4000 इंटू 1000, तो ये राशि आती है 375 रुपये। ये भी आएगी 375 रुपये की, और यहाँ आती है राशि 750 रुपये की। तो सीमांत लागत लेखांकन विधि में हमने स्थायी व्ययों को जो है टोटल घटाया था कंट्रीब्यूशन में से, उत्पादित इकाइयों पर विभाजित नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी, स्थायी व्ययों को भी विभाजित करते हैं। तो विभाजित करते हैं तो ए के हिस्से आते हैं 375, बी के हिस्से भी आते हैं 375, और सी के हिस्से आएंगे 750 रुपये के स्थायी ऊपरी व्यय, और टोटल स्थायी ऊपरी व्यय हैं 1500। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इनका टोटल किया जाए तो आता है 8125 प्लस 375 8500, यह आएगा 10,500, और वो राशि आएगी 24,250 प्लस 750, ये आता है 25,000। तो हम अगर देखें मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट आ रही थी, ए की आ रही थी 8125, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो ए की कॉस्ट आ रही है 8500। अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण यही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम स्थायी व्ययों को भी जो है उत्पादित इकाइयों पर आवंटित कर देते हैं, इसीलिए इन तीनों खिलौनों की लागतों में अंतर आ रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। जो टोटल आ रहा है अब 25,000, 35,000, 36,000, 25 और 10 35, 35 और ये 500, 536 और 44,000 रुपये। टोटल कॉस्ट आ रही है 44,000 रुपये, और जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर भी प्रॉफिट जो आएगा इसको बी कर देते हैं, और सेल्स को हम ए माइनस बी यानी सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो जो प्रॉफिट आएगा पूरे कारखाने का वो आएगा 21,000 रुपये का। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब सीमांत लागत लेखांकन और अवशोषण लागत लेखांकन विधि के अनुसार जब लागत विवरण पत्र तैयार किया जाता है तो जो उत्पादन की लागत है उसमें अंतर आता है, और अंतर का मुख्य रूप से कारण यही है कि अवशोषण लागत विधि में स्थायी ऊपरी व्ययों का भी उत्पादित इकाइयों पर अवशोषण
कर लिया जाता है, यानी कि उत्पादित इकाइयों पर स्थायी व्ययों का भी आवंटन कर दिया जाता है। सोल्व करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक का। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य जो है 4 रुपये 80 पैसे प्रति इकाई, स्थायी उपरिव्यय है 1,50,000 रुपये, परिवर्तनशील लागत है 1 रुपये प्रति इकाई, सामान्य क्षमता जो है उत्पादन की वह है 1 लाख इकाइयाँ प्रति वर्ष। 1 जनवरी 2018 का स्टॉक है 25,000 रुपये और इस स्टॉक में जो इस स्टॉक का मूल्यांकन किया गया उसमें 10,000 रुपये तो परिवर्तनशील व्ययों के शामिल है और 15,000 रुपये स्थायी व्ययों के शामिल है। 1 जनवरी को जो 25,000 का स्टॉक है वो स्टॉक है जिसमें 10,000 रुपये परिवर्तनशील एवं 15,000 रुपये स्थायी व्ययों के शामिल हैं। आगे सेल्स दी हुई है 2016, 17, 18 की और जो इकाइयों में दी गई है सेल्स, प्रत्येक वर्ष 50,000 इकाइयों का विक्रय किया गया है और जो सेल्स है प्रत्येक वर्ष 2,40,000 रुपये की है, क्योंकि जो विक्रय मूल्य है 4 रुपये 80 पैसे प्रति इकाई है और 50,000 को 4 रुपये 80 पैसे से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2,40,000 रुपये। तो प्रत्येक वर्ष जो है बिक्री समान है और जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है 2016 में 80,000 इकाइयों का, 2017 में 40,000 इकाइयों का, 2018 में 1,20,000 इकाइयों का। सीमांत लागत एवं अवशोषण लागत विधि के आधार पर हमको लाभ ज्ञात करने हैं। पहले हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करें तो क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करने के लिए देखा जाता है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था 2016, 17, 18। ओपनिंग स्टॉक 2016 का नील है। 2016 में प्रोडक्शन कितना हुआ? 2016 में प्रोडक्शन किया गया है 80,000 इकाइयों का। तो 2016 में टोटल इकाइयाँ थी 80,000 और उनमें से कितनी इकाइयाँ बेच दी गई? कितना सेल्स हुआ? 50,000 इकाइयाँ बेच दी गई। तो 50,000 इकाइयों का विक्रय कर दिया तो जो अंत में बची 30,000 इकाइयाँ वही जो है 2016 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब जो 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वह 2017 में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो 2017 का ओपनिंग स्टॉक है 30,000 इकाइयाँ। 2017 में उत्पादन हुआ 40,000 इकाइयों का, तो कुल मिलाकर 2017 में इकाइयाँ थी 70,000। 70,000 में से 50,000 इकाइयाँ बेच दी, तो जो शेष बची 20,000 इकाइयाँ वो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक 2018 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 20,000 इकाइयाँ और 2018 में 1,20,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, तो टोटल इकाइयाँ हो गई 2018 में 1,40,000। 2018 में 1,40,000 में से 50,000 इकाइयाँ बेच दी गई, तो 90,000 इकाइयाँ 2018 की क्लोजिंग स्टॉक हैं। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अंडर पहले मार्जिनल कॉस्टिंग यानी सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग द्वारा हम प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। वर्ष 2016, 17, 2018 इन तीनों की बिक्री लिख लेंगे। सेल्स 2016 की है 2,40,000, 2017 की बिक्री है 2,40,000, 2018 की बिक्री है 2,40,000। तीनों वर्षों में बिक्री जो है समान है। सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत हम लाभ ज्ञात कर रहे हैं, तो हमको सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटानी है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है 1 रुपया प्रति इकाई है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लें तो 2018 में 80,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 80,000। वेरिएबल कॉस्ट है @1 रुपये। 1 रुपया परिवर्तनशील व्यय है, तो 80,000 इकाइयाँ उत्पादन करी तो परिवर्तनशील व्यय हुए 80,000 के। 40,000 इकाइयाँ उत्पादन करी तो 40,000 के।
परिवर्तनशील व्यय हुए। 2018 में 1,20,000 इकाई उत्पादन करी, 1 रुपये के हिसाब से 1,20,000 के परिवर्तनशील व्यय हुए। इसमें जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेची गई इकाइयों की लागत हमको ज्ञात करनी होगी, क्योंकि विक्रय में से हम जो वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे वो बेची गई इकाइयों की वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे, न कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 80,000 में 2016 में ओपनिंग स्टॉक नहीं था, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमने ये डिस्कस किया था कि सीमांत लागत लेखांकन में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्यांकन होता है वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर, न कि टोटल कॉस्ट के आधार पर। यानी कि जो सीमांत लागत लेखांकन में क्लोजिंग स्टॉक में स्थायी उपरिव्यय शामिल नहीं रहते, केवल परिवर्तनशील उपरिव्यय ही शामिल होते हैं क्लोजिंग स्टॉक की गणना में। तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा। 2016 में क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 रुपये और परिवर्तनशील व्यय है 1 रुपया प्रति इकाई, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 30,000 रुपये। 30,000 इकाइयों को 1 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये ही क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य होगा। अब ये 30,000 रुपये का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और 2017 में जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 इकाइयों का, उसकी परिवर्तनशील लागत 1 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये आएगी। अब ये जो 20,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है ये 2018 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, जो कि 2018 के जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 1,20,000 की उसमें ऐड होगा, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये लेस होगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक 2018 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन गया, और 2018 का क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। 90,000 इकाइयाँ हैं, 1 रुपये प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी 90,000 का ही होगा 1 रुपये के हिसाब से। अब ये आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेल्स ए से रिप्रेजेंट हो रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है बेचे गए माल की 50,000 रुपये, 70,000 में से 20,000 माइनस हुए, ये भी 50,000 आ रही है। 1,40,000 में से 90,000 गए, ये भी 50,000। बेचे गए माल की लागत आ रही है 50,000 रुपये प्रति इकाई। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दिया जाएगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट घटा दी जाएगी बेचे गए माल की लागत, ए में से बी माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपये और 1,90,000 रुपये तीनों साल। और फिर इसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट है लेस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रत्येक वर्ष जो स्थायी उपरिव्यय है वह है 1,50,000 के, तो फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाएगी 1,50,000 की, 1,50,000 की फिक्स्ड कॉस्ट घटा दी जाएगी। तो जब हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो आएगा 40,000 रुपये। और प्रतिवर्ष अगर सीमांत लागत लेखांकन विधि से हम अगर ज्ञात करें लाभ, तो प्रतिवर्ष लाभ समान आ रहा है, प्रतिवर्ष 40,000 रुपये लाभ कमाया जा रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अवशोषण लागत विधि से ज्ञात करेंगे, हल करेंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सेल्स जो है सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत सेल्स सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगी। यहाँ पर साथ में फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि हमने बात करी थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाई जाती है, और टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल होती हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ष 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000 के स्थायी व्यय होते हैं। जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन है वो अलग प्रकार से किया जाएगा।
सीमांत लागत लेखांकन में केवल परिवर्तनशील व्ययों के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन अवशोषण लागत विधि में जो है परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्ययों का भी अवशोषण कर लिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक द्वारा। तो क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में जो परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्यय दोनों शामिल होंगे। 2016 का ओपनिंग स्टॉक नील है और 2016 का क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो 30,000 इकाइयों का क्लोजिंग स्टॉक था। तो वैल्यूएशन अगर किया जाए यहाँ पे तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कॉस्ट शामिल होंगी। जो फिक्स्ड कॉस्ट है, देखिए स्थायी है, स्थायी व्ययों का जो अवशोषण है वो किस प्रकार किया जाएगा, तो स्थायी व्ययों के अवशोषण की दर आएगी सामान्य क्षमता के आधार पर। सामान्य क्षमता है प्रत्येक वर्ष 1 लाख इकाइयां और प्रत्येक वर्ष के स्थायी व्यय हैं, स्थायी उपरिव्यय हैं 1.5 लाख रुपए के। तो जो अवशोषण दर आएगी, जो हम स्थायी व्ययों की अवशोषण दर जो आएगी वो आएगी 1,50,000 बट्टे 1 लाख, यानी 1,50,000 स्थायी उपरिव्ययों में 1 लाख इकाइयों का भाग देंगे तो आएगी ₹1.50 प्रति इकाई। तो अवशोषण दर, स्थायी व्ययों की अवशोषण दर आएगी ₹1.50 प्रति इकाई। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट आएगी @1.50 पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट है हमारा ₹1 पर यूनिट। तो जब 30,000 क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा 30,000 का, तो 30,000 तो आएगी वेरिएबल कॉस्ट और ₹1.50 के हिसाब से 45,000 जो आएगी फिक्स्ड कॉस्ट इस क्लोजिंग स्टॉक के। 30,000 की क्लोजिंग स्टॉक की वेरिएबल कॉस्ट आएगी 30,000 क्योंकि ₹1 के हिसाब से, और ₹1.50 प्रति इकाई अवशोषण दर है स्थायी व्ययों की, तो ₹1.50 के हिसाब से स्थायी व्यय आएंगे 45,000 के क्लोजिंग स्टॉक पर। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 75,000 रुपये का। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। ये 2016 के लिए 75,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो 2016 के लिए 75,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। ये हटा देते हैं एक बार। यही जो क्लोजिंग स्टॉक है 2016 का, ये 2017 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और 2017 के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। 20,000 इकाइयों का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 20,000 को ₹1 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें तो 20,000 तो आएगी परिवर्तनशील व्यय और ₹1.50 के हिसाब से 30,000 रुपये आएंगे स्थायी व्ययों के। तो कुल मिलाकर 50,000 रुपये मूल्य आ रहा है 2017 के क्लोजिंग स्टॉक का। तो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा 50,000, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया जाता है। अब ये जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है 2018 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और 2018 के क्लोजिंग स्टॉक की गणना हमको करनी पड़ेगी। तो 2018 के क्लोजिंग स्टॉक की अगर गणना की जाए तो 90,000 इकाइयाँ हैं। 90,000 इकाइयाँ ₹1 परिवर्तनशील व्यय के हिसाब से 90,000 आएगी परिवर्तनशील लागत और ₹1.50 प्रति इकाई जो है स्थायी व्ययों के अवशोषण की दर है। तो 90,000 इकाइयों पे ₹1.50 के हिसाब से 1,35,000 के स्थायी व्यय अवशोषित किए जाएंगे 90,000 इकाइयों द्वारा। तो टोटल आएगा 2,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक होगा 2018 में। 2,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। तो ये आएगी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह दें इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिक्री की लागत। तो 80,000 और 1,50,000 ये टोटल खर्चा था उत्पादन का। 80,000 प्लस 1,50,000 2016 में 2,30,000 टोटल उत्पादन का खर्चा था। उसमें से 75,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो बेचे गए माल की लागत आती है 1,55,000। जो सेल्स की लागत है वो है 1,55,000। इसी प्रकार 2017 का
अगर बेचे गए माल की लागत याद की जाए तो 40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया जाएगा 50,000 का, तो बेचे गए माल की लागत आ रही है 2,15,000। और 2017 के लिए 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 माइनस 2,25,000 ये आता है 95,000 95,000। अब सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दी जाएगी तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा ए माइनस बी। बी है कॉस्ट ऑफ सेल्स और ए है हमारा सेल्स। तो सेल्स में से जो बिक्री की लागत घटा दी जाए तो 2016 में 2,40,000 विक्रय मूल्य है और विक्रय में से बेचे गए माल की लागत 1,55,000 घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है 85,000 का। इसी प्रकार बी के लिए 2,40,000 में से 2,15,000 माइनस किया जाए तो लाभ आएगा 25,000 रुपये और 2,40,000 में से 95,000 घटाया जाए, यानी 2,40,000 में से 95,000 घटाया तो लाभ आता है 1,45,000। मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हमने 2016, 17, 18 तीनों वर्षों के जब लाभ ज्ञात किए थे तो वो लाभ आ रहे थे 40,000 के, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो लाभ आ रहे हैं वो आ रहे हैं 85,000, 25,000 और 1,45,000। लाभों में अंतर का कारण हमको पता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक पर भी जो है स्थायी व्ययों को आवंटित कर दिया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो स्टॉक की गणना की जाती है, इकाइयों की गणना की जाती है, उसमें केवल परिवर्तनशील व्यय ही शामिल किए जाते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, अवशोषण लागत में जो स्टॉक की गणना की जाती है उसमें परिवर्तनशील व्यय और स्थायी व्यय दोनों शामिल रहते हैं। इस वजह से ही लाभों में अंतर आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। और सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि दोनों विधियां हम पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर लागत विधि। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।